मॉर्निंग टू ऑल। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, माय डियर, आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। आप जो लेसन पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर एक ये टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टडी करते हैं, और वो स्टडी क्या है? वो ये है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो कोर फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हो, चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हो, या अदर कोई कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हो, तो उसके फिजिक्स के अंदर ये कोर प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाऊंगा। स्टार्टिंग हम एक स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है हमारे पास, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज स्टडी की थी, उसमें साफ साफ हमने स्टडी की थी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसी से हम समझेंगे कि मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास है m। कितना मास है किसी बॉडी का? m। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। हमने ये तीन चीजें कंसीडर की, और हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर जब वो मोशन कर रही है, तो उसका जो मोमेंटम चेंज होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे मोमेंटम की क्या लिखी है? एक इक्वेशन लिखी। सपोज कीजिए एक काम करता हूं, मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो स्टेटमेंट क्या है? यहां से देखिए, वी नो दैट द एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे डिनोट कर दिया हमने FEXT से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on the body produces change in momentum, ठीक है? according to second law of motion, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो हमने एक इक्वेशन बनाई जिसमें हमने लिखा FEXT एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अपॉन T। यूनिट टाइम में चेंज इन मोमेंटम, T क्या है? यूनिट टाइम। अब मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ आपके लिए। FEXT क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा P क्या है? डेल्टा P है चेंज इन मोमेंटम। T क्या है? यूनिट टाइम के अंदर चेंज इन मोमेंटम। इस तरीके से मैंने इसको डिनोट किया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि m मास की बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन कर रही है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है। तो उस केस में हमने माना कि इनिशियली उसका जो मोमेंटम है वो कितना है? p1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज p1 मान लिया, and final momentum of the body is
P2 मान लिया। इस P1 की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे mu, और इसके लिए हमने डिनोट कर दिया mv, दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंस डेल्टा p, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो अब हम इस इक्वेशन को आगे लेके जाते हैं, तो हम क्या दिखा सकते हैं, xt इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 ओवर t। अब यहाँ से देखिए P2 और P1 की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ गिवन है, इन वैल्यूज को यहाँ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, xt इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू क्या है, mv माइनस mu बाई t। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई, फर्स्ट वन। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया। अब अगर इस टाइम को मैं इधर ले गया तो एफ ई एक्स टी इज इक्वल्स टू, यहां से हमने इंटू टी इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से इस तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको यहाँ पे। तो हम लोग अगर इसको ऐसे डिनोट करेंगे सिंस, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देन कब होगा, देन mv इज इक्वल्स टू mu, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इनके बराबर भी जीरो पुट करेंगे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, ये एक इक्वेशन सेकंड नंबर अगर ऐसा किया तो, और इसको भी हमने लिखा mv माइनस mu इज इक्वल्स टू जीरो, देन mv इज इक्वल्स टू mu। ये आ गया आपकी थर्ड नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला है, इससे हमें पता चला है कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, यहां से दिखाएंगे हम इसको ऐसे, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये आपके पास में स्टेटमेंट निकला, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम बन रहा है यहाँ पे। अब इस चीज को हम और भी अच्छे तरीके से एक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, वो क्या है वो देखिए, एंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम कितना आया आपके पास में, जीरो, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो मोमेंटम में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड हो गया मोमेंटम। ठीक है, ये चीज हमारे पास निकल के आई यहां से। अब देखिए थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसके बारे में। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, नाउ एफ ई एक्स टी, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इंटू टी इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एफ ई एक्स टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब इस सिचुएशन में है, सो वी कैन स्टेट्स, तो हम क्या स्टेट कर सकते हैं, हम क्या स्टेट कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, एक बढ़िया सा हम एक इसके बारे में स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और वो क्या है वो देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, और इसको आपको भी अपनी नोटबुक में नोट करना है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is zero, ठीक है, the total linear momentum of the system
remains constant। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट निकल के आया। इस पूरे कंक्लूजन का स्टेटमेंट हमारे पास में ये आया। जब किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, और वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, मतलब हमने ये जीरो लिया तो क्या होगा? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये सिचुएशन हमारे पास में निकल के आएगी। तो ये लीनियर मोमेंटम का आपके लिए एक कंजर्वेशन लॉ हो गया है। इस कंजर्वेशन लॉ को हम लोग समझा सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखा है, पूरा डेराइव किया है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करेंगे, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डाउट में पूछ सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और वो टॉपिक है, जैसे इसमें आया है ना सिस्टम, ये बार बार सिस्टम का नाम आ रहा है, तो ये सिस्टम क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक की बात कर रहे थे हम लोग वो था सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं पहले आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो सिस्टम की जो डेफिनेशन है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ए बॉडी और ए सेट ऑफ बॉडीज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इट इज़ ए बॉडी और सेट ऑफ बॉडीज। दूसरा है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ए सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम सिस्टम की बात करेंगे। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक बॉडी हो सकती है और सेट ऑफ बॉडी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस कैमरे से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी एक सिस्टम है। क्यों है वो एक सिस्टम? क्योंकि वो एक सेट ऑफ बॉडी है, उसमें बहुत सारे बॉडीज़ के सेट को हमने मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कंबाइन करके एक पूरा का पूरा एक ऑपरेटस बनाया, और उस ऑपरेटस को हम एक सिस्टम बोल सकते हैं जो वीडियो और ऑडियो दोनों की रिकॉर्डिंग करने के लिए कैपेबल होता है। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें इस मार्कर की, तो ये मार्कर भी एक सिस्टम की कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्लास्टिकली बॉडी है और उसके अंदर एक फोम का बना हुआ एक रिबन है। उस रिबन में हम इंक डालते हैं और उसके आगे एक ये निब लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास एक जो कैपिलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे आप, वो कैपिलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से स्याही यहाँ से ऊपर चढ़ती है और फिर हम इससे राइट कर सकते हैं। ये भी एक सिस्टम है। फिर अगर मैं बात करूँ किसी फ़ोन की, ये मोबाइल फ़ोन है ये मोबाइल फ़ोन भी बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे इसके अंदर सेट ऑफ बॉडीज़ हैं, उसकी वजह से बनाया गया है इसमें, और ये पूरा बन के एक सिस्टम बन गया है। और ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बन गया। ये बोर्ड है, ये बोर्ड हम लिखने के काम में लेते हैं। ये बोर्ड भी काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया है, तो ये भी एक सिस्टम है। इस तरीके से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि वो वाला सिस्टम जिसके ऊपर है ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो, वो वाला सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता हो, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके बाद में अगर कोई बात समझाने के लिए बची है तो वो है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आर, हम लोग लिख सकते हैं, ये केस है, केस बता सकते हैं हम इसको। इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, आर एक्टिंग on a system, are acting on the system
ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम can't be applied, ये एक नया स्टेटमेंट है हमारे पास। ये थोड़ा स्मॉल लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक स्टेटमेंट निकल के आया हमारे पास, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है, जैसे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक गन है ना, गन को भी हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। उससे निकलने वाली बुलेट और गन दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारे अपरेटस होते हैं, तो उसको भी एक सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग। तो उसके अंदर हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम अगला जो टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं, और वो क्या है वो देखिए आप। अगला जो टॉपिक है वो है कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज। क्या है? कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में जब कॉलिजन होता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज, कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज। इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। अभी मैं इसको ब्रीफली आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है ए जिसका मास है m1। कितना मास है इसका? m1। ऐसे लिख देता हूं, ए बॉडी m मास 1, ठीक है। और कोई दूसरी बॉडी है बी, ये कोई बॉडी है बी जिसका मास है m2, ये m2 मास, ठीक है। अब इनिशियली ये दोनों बॉडी जो हैं ये u1 और u2 वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं। ये u1 है, ये u2 वेलोसिटी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम, हाँ तो हम बात कर रहे थे, तो बिफोर कॉलिजन इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो ये सिचुएशन है दोनों बॉडीज के बीच में, और हमने इसके नीचे नाम लिख दिया बिफोर कॉलिजन। क्या नाम लिख दिया? बिफोर कॉलिजन। जो इनकी कंडीशन है उसको हमने शो कर दिया, बिफोर कॉलिजन। आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे को कोलाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपकी बी है, ये m1 मास, ये m2 मास, ए बॉडी एंड बी बॉडी दोनों में कॉलिजन हो गया है। ये क्या है? ड्यूरिंग कॉलिजन। एक बॉडी इधर जाएगी, एक बॉडी इधर जा रही है, इस तरीके से। तो हमने इसको बताया है यहाँ पे ड्यूरिंग कॉलिजन। जब कॉलिजन हो रहा था उस कंडीशन में इनकी सिचुएशन ये थी, ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन, मतलब इनके बीच में कॉलिजन हो चुका है और ये कॉलिजन के बाद में एक दूसरे को ऐसे कोलाइड करके सेपरेट हो गई हैं। आप लोग कंचे वाला गेम नहीं खेलते हो क्या? सिमिलर प्रोसेस है, सेम वैसा का वैसा ही। उसमें दो कंचे हैं, वो आपस में मोशन करते हुए इनिशियली एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और फिर टक्कर मारने के बाद में एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसको हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कॉलिजन। तो ये वाला भी हेड ऑन कॉलिजन ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आफ्टर कॉलिजन क्या होगा। हमने लिया ये बॉडी और दूसरी ये बॉडी, ये है आपकी m1 मास बॉडी, ये है आपकी m2 मास बॉडी, ए एंड बी। ये आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। ये हमारी सिचुएशन आई आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास में निकल के आई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को अज्यूम करेंगे, और वो अज्यूमिंग जो पार्ट है हमारा
उसको हम देखते हैं कैसे अज्यूम करना है। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक पूरा डेरिवेशन उतारूंगा इसको रब करके, और उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने इसको यूज़ लिया है। तो इसको रब करना पड़ेगा हमें, फिर मैं डेरिवेशन उतार के इसके ऊपर फिर आपको समझाता हूँ। हाँ, तो हम कॉलिजन की बात कर रहे थे। थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होने की वजह से अगर मैं लाइव लिखता तो अपना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे राइट कर लिया है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। अब समझाने के लिए देखिए, हमने जो डायग्राम बनाए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के 2 डायग्राम बने थे। तो बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो बिफोर कोलिजन टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स। तो फर्स्ट बॉल के लिए मोमेंटम होता है m1u1 और सेकंड बॉल के लिए मोमेंटम होता है m2u2। तो दोनों का जो टोटल करेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये इक्वेशन बन गई हमारी। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी u1 से v1 हो गई है और u2 से v2 हो गई है। तो उस केस में फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट बॉल जो है, उसका फाइनल मोमेंटम m1 v1 हो गया और सेकंड बॉल का m2 v2 हो गया, जब वो कोलिजन के बाद में एक दूसरे से दूर हटती हैं, जब उनके बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे ही कोलाइड किया, ऐसे दूर हट गई, मतलब ऑपोजिट फोर्स लग रहा है उस केस में। तो ये हो गया है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हुआ आपके पास में, m1 v1 प्लस m2 v2 बोथ बॉल्स के लिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम दिस वन एंड फाइनल मोमेंटम दिस वन, दोनों को इक्वली रख दिया है हमने यहाँ पे। अब जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी भी मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन बॉल्स कोलाइड ईच अदर दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। जैसे ही वो दोनों बॉल आई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद में इक्वल और ऑपोजिट, मतलब इसने F फोर्स लगाया तो ये भी F फोर्स लगाएगी, लेकिन एक की डायरेक्शन ये होगी और एक की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ऑपोजिट फोर्स लगेंगे बट इक्वल लगेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाई m1, फोर्स कौन सा फोर्स, m1 के थ्रू लगाया गया फोर्स किसके ऊपर, m2 पे, फोर्स एक्सर्टेड बाई m1 ऑन m2। तो उस केस में हमने लिखा फोर्स एक्सर्टेड बाई फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। तो इसको हमने डिनोट कर दिया F12 से, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन, दिस वन। तो F12 इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 के लिए निकालना है तो m2 v2 फाइनल मोमेंटम माइनस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम आ गया, जो कि कंजर्वेशन वाला जो लॉ था उसमें हमने पढ़ा। अपॉन टाइम, इतना टाइम लिया उसके लिए टाइम डिनोट कर दिया, इक्वेशन बनाई फर्स्ट वन। सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाई m2, अब की बार m2 के ऊपर फोर्स लगा रही है कौन सी बॉडी, m2 किसके ऊपर लगा रही है, m1 के ऊपर। तो हम सिमिलरली प्रोसेस लगाएंगे। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाई m2 ऑन m1, तो उसके लिए हमने फोर्स को F21 से डिनोट किया, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, देन m1 v1 m1 u1 का जो डिफरेंस है वो अपॉन टाइम, सेकंड नंबर इक्वेशन। बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों फोर्स हैं इक्वली हैं बट ऑपोजिट हैं, तो क्या होगा, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। नेगेटिव सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, और दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों को इसी फॉर्मूले में हमने ये दोनों से वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू इसमें थर्ड नंबर में इक्वेशन में पुट करी, तो हमारे पास में ये निकल के आया। अब ये निकल के आया, इसमें देखिए
ये t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस तरीके से इसको हमने उल्टा लिख दिया, नेगेटिव सिंबल को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम ये नेगेटिव सिंबल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आएंगे और इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हम इस वाली क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम इस वाली क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों पॉजिटिव हो गई हैं ये दोनों। अब इसको इधर, ये पॉजिटिव है तो इसको इधर ले आए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो दोनों साइड में इक्वली हैं ये। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, इसमें दोनों में देखिए इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया गया है, इनिशियल को, और इसमें दोनों में फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया गया है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, फर्स्ट बॉल के लिए मोमेंटम इनिशियल, सेकंड बॉल के लिए मोमेंटम इनिशियल। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये फर्स्ट बॉल के लिए फाइनल मोमेंटम p1 डैश प्लस सेकंड बॉल के लिए फाइनल मोमेंटम p2 डैश। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम टोटल। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोल रहे हैं कि ये जो हेड ऑन कॉलिजन हुआ था, कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज, ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो वी कैन से दैट, the linear momentum of the system, ये सिस्टम बन गया है, दो बॉल हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं ना, नॉट ए सिंगल बॉडी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये हो गया आपका टॉपिक के साथ साथ आपका लेसन भी खत्म हो गया है। अब हम एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे और वो नया लेसन होगा आपका मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो मोशन होगा। अब उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये आपकी जब तक आपकी स्टडी चलेगी तब तक आपके काम में आने वाला है। लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास यूजी पीजी तक आपके काम में आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।